अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम एंड हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम कैरेक्टराइज हुआ है कि इसमें इंक्रीज होगा इन एल्वियोलर वेंटिलेशन दैट लीड्स टू हाइपोकैप्निया। ठीक है, इसमें जो है एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है, तो ज़्यादा एल्वियोलर वेंटिलेशन की वजह से बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो डिक्रीज़ होगी, हाइपोकैप्निया होगा। ठीक है, सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन होगी ब्रेन स्टेम इंजरी में विथ सस्टेन्ड पैटर्न ऑफ रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग। ठीक है, सस्टेन्ड पीरियड तक वो पेशेंट उसमें रैपिडली ब्रीथ करता है और डीप ब्रीदिंग करता है, तो ब्रेन स्टेम इंजरीज में ये हमें मिलती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन के कॉजेज़ या ऑर्गेनिक हो सकता है या वो फंक्शनल कॉज होगा। ऑर्गेनिक कॉज जिसमें पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है उसमें प्रेगनेंसी, हाइपोक्सीमिया, कोई ऑब्स्ट्रक्टिव या इनफिल्ट्रेटिव लंग डिजीज़ हो तो वो भी हाइपर वेंटिलेट करेगा। सेप्सिस में हेपेटिक डिसफंक्शन, फीवर एंड पेन। ठीक है, जबकि फंक्शनल हाइपर वेंटिलेशन जो है क्यों होती है, अक्यूट भी हो सकती है या क्रोनिक, और ये यूजुअली एनजाइटी की वजह से होगी फंक्शनल हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, अक्यूट कैसे होगी, अक्यूट फॉर्म में जो पेशेंट है, ज़्यादातर जो यंग फीमेल्स होती हैं वो रैपिड ब्रीदिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं, जल्दी जल्दी रैपिड ब्रीथ कर रही होंगी, पैरेस्थीसियाज होंगे उनको, कार्पोपीडल स्पाज्म और टेटनी होगी। क्यों, क्योंकि अनआयोनाइजेशन ऑफ कैल्शियम की वजह से टेटनी हो रही है डेवलप। ठीक है, और कार्पोपीडल स्पाज्म, चेस्ट पेन भी हो सकता है साथ में, या डिस्कम्फर्ट, चोकिंग सेंसेशंस, स्वेटिंग एंड एनजाइटी। ठीक है, ये होगी अक्यूट फॉर्म जो कि ज़्यादातर इस तरह यंग फीमेल्स प्रेजेंट करती हैं। क्रॉनिक फॉर्म जो है फंक्शनल हाइपर वेंटिलेशन की, तो क्रॉनिक में पेशेंट को फटीग होगा, डिस्निया, एनजाइटी, पाल्पिटेशंस एंड डिजीनेस। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं हाइपर वेंटिलेशन को, हमने जो ऑर्गेनिक कॉजेज़ हैं उनको रूल आउट करना होता है, जैसे प्रेगनेंसी, सेप्सिस, हेपेटिक फेलियर, फीवर, पेन, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इनफिल्ट्रेटिव लीजन है अगर कोई लंग पे, तो ये सारे ऑर्गेनिक कॉजेज़ को रूल आउट करना होता है पहले। दूसरा, एबीजीज करवाएंगे तो उसमें हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो मिलता है, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में हाइपोकैप्निया हो रहा है, तो लो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और पीएच ज़्यादा मिलेगी, एसिडिक हो जाएगी। प्रोवोकेशन टेस्ट करवाएंगे, वॉलंटरी ओवर ब्रीदिंग फॉर 2 to 3 मिनट प्रोवोक सिमिलर सिम्टम्स। ठीक है, हम पेशेंट को कहेंगे कि वॉलंटरीली ओवर ब्रीदिंग करे, 2 से 3 मिनट तक बहुत ज़्यादा ओवर ब्रीदिंग करेगा तो इसी तरह के सिम्टम्स जो हैं सिमिलर सिम्टम प्रोवोक होंगे जिस तरह के हाइपर वेंटिलेशन में हो रहे हैं। पैरेस्थीसिया, कार्पोपीडल स्पाज्म, टेटनी, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, चोकिंग, ठीक है, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। तो इस तरह हम डायग्नोस कर लेंगे। मैनेज कैसे करना है हाइपर वेंटिलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पेशेंट को हमने कहना होता है कि क्लोज्ड पेपर बैग में ही री ब्रीदिंग करें, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगी। जो वो एक्सहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वही फिर इनहेल करेगा क्लोज्ड बैग के अंदर। ठीक है, बंद एक शॉपर या पेपर बैग लेके उसी के अंदर री ब्रीद करेगा, तो वही जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉर्मल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन और रीअश्योरेंस हमने करनी होती है। आगे है नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयरिंग। इनाम दानिश ने शेयर किया है, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम इज़ अ कॉमन एमरजेंसी बट डायग्नोसिस इज़ लेट इफ़ द एमरजेंसी डॉक्टर इज़ नॉट मच एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो इसमें पेशेंट को चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ट्विचिंग ऑफ हैंड्स ड्यू टू टेटनी आर यूजुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, याद रखिएगा, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और हैंड्स में जो ट्विचिंग हो रही होती है टेटनी की वजह से। कंसीडर पॉसिबल ऑर्गेनिक कॉजेज, जैसे आप सेप्सिस, पॉइजनिंग को, ऐसे ऑर्गेनिक कॉजेज को कंसीडर करेंगे लेकिन उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे। एबीजीज करवाएंगे और आपने अटेंडेंट को कहना है कि एक पेपर बैग लेके आए और पेशेंट को कहेंगे कि इस बैग में री ब्रीथ करे। पहले आपने एबीजीज करवाया, आपने देखा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको लो मिली, पार्शियल प्रेशर उसका लो मिला और पीएच इंक्रीज मिली, तो आपने पेपर बैग दे के उसको कहना है इसी में री ब्रीथ करे, और ग्रेजुअली उसकी फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगी ब्लड में, फिर उसकी टेटनी भी डिसअपीयर हो जाएगी और पेशेंट जो है बेटर फील करेगा। हाइपर वेंटिलेशन के बाद अगला है हाइपो वेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसको पिकविकियन सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जिसमें जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेजेंट करेंगे फीचर्स ऑफ एल्वियोलर हाइपो वेंटिलेशन। क्यों, एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड वेंटिलेटरी ड्राइव, इंक्रीज्ड मैकेनिकल लोड इम्पोज्ड अपॉन द चेस्ट बाय ओबेसिटी। ठीक है, चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की वजह से लोड भी ज़्यादा है, मैकेनिकल लोड। इसके अलावा साथ में जो वेंटिलेटरी ड्राइव है वो भी ओबीस लोगों की डिक्रीज़ हो जाती है, तो एल्वियोलर हाइपो वेंटिलेशन वाले सिम्टम्स होंगे ओबीस लोगों को, ऐसे ओबीस को। ठीक है, तो वॉलंटरीली अगर वो पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा
ठीक है, तो उससे फिर उसकी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। मोस्ट पेशेंट्स ऑल्सो सफ़र कर रहे होते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम से, क्योंकि वो ओबीस भी हैं, तो स्लीप एपनिया का एक कॉज ओबेसिटी भी था। ट्रीटमेंट यही है कि हमने वेट रिडक्शन करवाना होता है। नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इसमें हेल्पफुल होती है कुछ केसेस में, और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, क्योंकि वो हाइपो वेंटिलेटेड है पिकविकन सिंड्रोम में, तो हम स्टिमुलेट करेंगे रेस्पिरेशन हो, तो उसके लिए हम थियोफाइलिन भी दे सकते हैं, हेल्पफुल हो सकता है। दैट्स इट।